तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आए दिनों में आप लोगों के कल परसों या आने वाले दिनों में आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, अतिलोकोत्तरीय प्रश्न हैं, और आप लोग इनसे लॉन्ग आंसर और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के बहुविकल्पीय, वो भी इससे हैंडल हो जाएंगे। इससे आप लोग वो भी मतलब सुनिश्चित हो जाता है कि वो भी इसी से बन जाता है। और आप लोगों का तो लिखित है, तो लिखित तो हो ही जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। ऑलरेडी मैंने इस पर रिलेटेड इससे रिलेटेड बी फर्स्ट सेमेस्टर से कई सारे वीडियो हिंदी के अपलोड कर रखी हैं, और सभी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे शुरुआत करते हैं कि आप लोगों को क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ऑलरेडी इसका मैंने 35-34 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। और सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे इसमें कि देख लेते हैं। अभी 3 पेज और बचे हैं, तो वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा आज। और ये पूरा का पूरा हल कर लेंगे किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ में हम बात करेंगे कि आप लोगों का आने वाले दिनों में फरवरी से जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उन लोगों के लिए मैं बैच लाने वाला हूँ 2024 का, सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर का। तो जो भी छात्र छात्राएं सिक्स सेमेस्टर में हो जाने वाले हैं, फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं और सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी छात्र ये देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी उन लोगों के लिए आने वाले दिनों में सेकंड सेमेस्टर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो उसमें हम भी बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इससे बहुत ही 100% क्वेश्चन बनते हैं, और आप लोगों को 100% इससे आप लोगों के प्रश्न फंसेंगे फंसेंगे ही। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि, यानी कि पहले क्वेश्चन तो हो गए सब। अब पंत सुमित्रानंदन पंत जी के यहाँ पर पहुँचे थे हम लोग। तो पंत का छायावादी काव्य में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। तो जो सुमित्रानंद पंत है उनका छायावाद में, छायावादी जो काव्य है, छायावाद युग के थे ये कवि, तो उसमें क्या योगदान था इसको आप लोगों को स्पष्ट करना है। तो पंत जी छायावाद के प्रथम उन नायकों में से एक हैं, और उन्होंने अपने पल्लव तथा गुंजन शीर्षक काव्यों में छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना का सफल समावेश किया। पंत जी के काव्य में छायावादी भावनाओं और छायावादी कला का सफल समावेश हुआ है। इस प्रकार छायावादी काव्यधारा में पंत जी का विशिष्ट स्थान है, और उनकी बीड़ा पल्लव, ग्रंथि, गुंजन आदि कृतियां छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत ही हैं। साथ ही जिस प्रकार श्री जयशंकर प्रसाद को छायावाद के उद्भव के विकास का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार पंत को उससे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। और सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा गया है, सुकुमार कवि यानी कि प्राकृतिक कवि कहा गया है, इनके प्रकृति के कवि कहा गया है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती हैं ये बहुत ही मतलब आत्मनिर्भर होती हैं। ये आत्म मतलब इसको क्या बोलते हैं, आत्म शीतलता, या आप लोग जो कुछ अपने शब्दों में बोल सकते हैं, यानी कि मन को कोमल कर देने वाली हैं जो। फिर देखते हैं कि बाबा नागार्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि हैं। क्या आप इससे सहमत हैं। तो जन कवि का अर्थ है जनता का कवि। आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि जैसे जनमत, जन कवि, जनतंत्र, ये सब आप लोगों को पता होगा, उसी से जन कवि भी बना है, जनता का लोकप्रिय कवि। इस दृष्टि से नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जन कवि हैं। उनके काव्य की महत्ता जनहित में लगी उनकी जनवादी प्रतिबद्धता है। वह स्वयं को भी जनकवि ही कहते हैं। जैसे कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। यानी कि उन्होंने स्वयं कहा है कि जनता जो मुझसे पूछ रही है तो उनको मैं क्या बताऊं, तो मैं जन कवि हूँ और मैं ये कहता हूँ, मैं उसमें क्यों हिचकिचाऊं, यानी कि क्यों आप लोग को बताने में हिचकिचाए। और हिचकिच से याद आ गई, सॉरी दोस्तों, कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही थी, परसों की वीडियो में। तो उस वो वीडियो शायद मेरा बहुत ख़राब ही हो गया था, लेकिन फिर भी बच्चों ने कमेंट किया कि सर हिचकी आ रही है, उसको ठीक कीजिए पहले, फिर बाद में वीडियो बना लेना। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आपको भी ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही हैं जो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो फिर उन्होंने यह स्वीकारा कि भारतीयों के बाद हिंदी कविता को जनता के बीच खड़ी करने की कोशिश मैंने की, जहां डॉक्टर रामविलास शर्मा की मान्यता है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक छवि का नक्शा के लिए अवतरित होती है।
तो नागार्जुन क्या है, जनकवि हैं, इनको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर घनानंद, जो कि आप लोगों को रीत काल में पढ़ना रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट, घनानंद, केशवदास और बिहारी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों। तो घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम उल्लेख कीजिए। तो 5 छंद कौन कौन है? सवैया, कवित, त्रिलोकी, ताटंक, निशाती, सुमेरी, शोभन, त्रिभंगी, दोहा और चौपाई इत्यादि हैं। आप लोगों को यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पर 10-10 दिए गए हैं, आप लोगों को कोई भी 5 लिख देना है। आई होप कि आप लोगों को पाँचों याद हो गए होंगे। और शाही व अज्ञेय के प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए, यानी कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इनका यदि अज्ञेय नाम कहीं भी आता है तो इनका समझ लीजिए पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इनकी जो रचनाएं हैं, मतलब काव्य कृतियां हैं, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को पहले एक चीज बता दूं कि जो काव्य हैं यहाँ पर कभी कभी रचनाएं पूछ लेता है, कभी कभी इनकी कृतियां पूछ लेता है, और कभी कभी इनकी काव्य। तो जब काव्य पूछेगा तो आप लोगों को केवल जो उनके मतलब वो पोएम थे, पोएट्री थी, उन्हीं को लिखना है आप लोगों को। और यदि रचनाएं पूछता है तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। यदि नाटक पूछता है तो आप लोगों को केवल नाटक लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि रचनाओं में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नाटक हमारा है, आत्मकथा और उपन्यास, कहानी, काव्य, सब कुछ आ जाता है, लेकिन काव्य कृतियाँ या नाटक अलग अलग जब होता है तो इसको अलग अलग लिखते हैं हम। तो जैसे भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए थे, अरु ओ करुणा प्रभामय, अंगना, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनकी समस्त कविताएं सदानीरा एक तथा सदानीरा दो में के नाम से संकलित हैं, यानी कि सदानीरा भाग एक, सदानीरा दो भाग दो। फिर क्या है, अज्ञेय के काव्य में प्रकृति चित्रण किस प्रकार से है? तो सच्चिदानंद, हिरन, वात्स्यायन के जो अज्ञेय हैं, इनके जो काव्य में प्रकृति चित्रण किस प्रकार से है? तो अज्ञेय ने प्रकृति के लिए नाना रूपों को चित्रण का विषय बना है। नाना मतलब जो होता है आप लोगों के अनेक प्रकार से, जैसे कहते हैं कि एक जंगल था, वहां पर नाना प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। तो नाना मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार के। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ये सब छोटे छोटे जो शब्द हैं, इनको आप लोगों को शब्दावली अच्छे से पता होना चाहिए। फिर क्या है, उनकी सूची बड़ी लंबी है। उनके काव्य में वन, पर्वत, नदी, सागर, खेत खलिहान, तट, आंगन, झील, सरोवर, डगर, पगडंडी आदि स्थान अपनी विशिष्ट छवि में अंकित हैं। अज्ञेय ने प्रकृति को उसके नवीन रूप में प्रस्तुत किया है, यानी कि अज्ञेय क्या करते थे, जो भी मतलब होते थे प्रकृति के जो भी दृश्य, उन सभी का वर्णन कर देते थे, इसलिए उन्हें प्रकृति का कवि भी कहा गया है, जैसे कि सुमित्रानंदन पंत को भी कहा गया है। फिर क्या है, नदी के द्वीप कविता का वैशिष्ट। तो नदी के कविता का वैशिष्ट क्या है? तो नदी के द्वीप कविता का एक प्रतीकात्मक कविता। क्या है? कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें नदी, द्वीप तथा भूखंड को प्रतीक के रूप में चुना गया है। कवि का विचार है कि जिस प्रकार द्वीप भू का ही एक खंड है, परंतु नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग है, इसी प्रकार व्यक्ति भी समाज का ही एक अंग है, परंतु सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। तो क्या है, नदी के द्वीप में उन्होंने व्यक्तियों के बारे में लिखा है, व्यक्ति के समाज के बारे में लिखा है कि समाज, व्यक्ति है वो समाज का ही अंग है, परंतु क्या होता है, जो उसकी जो परंपराएं होती है, उसके संस्कृत रीति रिवाज होते हैं, वो उसे एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी आ जाएगी। कल कलगी बाजरे की कविता की विशेषता। तो कलगी बाजरे की विशेषता जो है, उसमें क्या दिया गया है कि अज्ञेय ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान का विद्रोह किया है। कवि इस कविता में प्रेयसी को किसी प्रकार के रीतकालीन उपमानों, तरीका, कमलिनी, चंपे की कली जैसे सीमित उपमानों से नहीं सजाना चाहता। वह यदि इसे कलगी बाजरे की या बिछली घास कहता तो उसे अपना प्रेम कहीं अधिक विस्तृत एवं फैला दिखाई देता है। तो इसका मतलब विशेषता यह है कि वो उपमान जो है उसके कमलिनी, चंपे की कली जैसे सीमित उपमानों से नहीं सजाना जाता है। वह मतलब उसे सजाना नहीं चाहता है, जैसे कि अच्छे अच्छे फूलों के लिए। फिर क्या है, बादल को घिरते देखा कविता का वैशिष्ट क्या है? तो बादल को घिरता है कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि अपना, ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है, जैसे प्रसंग है उसी प्रकार से होता है कि कवि का अपना चिंतन है। यह बादल कालिदास के मेघदूत हैं, जो बिरही के पास संदेश लेकर जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचनी बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ
संबंध कर प्रस्तुत किया है। तो ये है बादल को घिरते देखा। इसका जो विशिष्ट था या विशेष था, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह निम्न है। थके हुए कलाकार से, कवि और कल्पना, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष और देशांतर। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये सब कौन कौन से क्वेश्चन है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोचीराम कविता का वैशिष्ट्य क्या है। तो मोचीराम कविता क्या है कि मोचीराम जनवादी कवि धूमिल की बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित कविता है। इस कविता को पढ़ते हुए लगता है कि मोचीराम बिल्कुल आंखों के सामने रोंपी लिए बैठा हुआ है, संलाप कर रहा है। पैसे के प्रति ऐसी ईमानदारी इस दृष्टि में और नहीं तो कम से कम भारत में बहुत कम लोगों को दिखलाई देती है। यहाँ कवि ने बेईमानों, घूसखोरों, अनैतिकवादियों पर बड़ा मारक एवं तीखा व्यंग किया है। मोचीराम कविता मोची जाति के प्रति धूमिल के दर्द एवं सहानुभूति का ज्वलंत प्रमाण है। इस कविता में कवि ने मोची जीवन का जीवंत रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। निश्चय यह कविता कवि धूमिल को निर्विवाद रूप से एक बड़ी संवेदना के रचना के रूप में हमारे सामने उपस्थित करती है। तो ये थी हमारा क्या, मोचीराम कविता की जो विशेषता थी। धूमिल की काव्य भाषा क्या थी। तो धूमिल द्वारा कविताओं में ऐसी भाषा के चित्र यत्र तत्र सर्वत्र देखे जा सकते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र मतलब यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी। आप लोग को ये पता होना चाहिए, जो छोटी टूटी फूटी लैंग्वेज है वो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से उसका अर्थ पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसको आप लोग देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके आगे आप लोगों को देख लेना अच्छे तरीके से कि इसमें जो है भाषा का चरित्र व्यंग्यात्मक है। गरीबी को भाषी संपन्नता में जीने वाला जो कवि है वो एकमात्र धूमिल ही है। तो ये सब आप लोगों को देख लेना कि धूमिल की दृष्टि में कविता की क्या परिभाषा है। और देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 2-3 क्वेश्चन और बचा है कि विभिन्न काव्य पंक्तियों में धूमिल ने कविता को परिभाषित करने की कोशिश की है। धूमिल की कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। फिर क्या, जो धूमिल की कोई कविता उसमें क्या होता है कि भाषा में जो आदमी होने की तमीज है, यानी उसमें बताया जाता है कि हाँ उसमें किस प्रकार से भाषा का यूज करना चाहिए, वो सब बताया जाता है। धूमिल का काव्य घेराव में बड़े खड़े कवि का संक्षिप्त एकालाप है। धूमिल की कविता हिंदी में नक्सलवाड़ी, धूमिल की कविता सही समझ की अभिव्यक्ति है। तो ये थे धूमिल की कविताएं। और शोध के अंग तथा शोध प्रक्रिया के विविध चरण बताइए। तो शोध के अंग अथवा शोध के जो विविध चरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है विषय निर्धारण, दूसरा है शोध समस्या का निर्धारण, तीसरा है संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, चौथा है परिकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण, फिर है शोध की रूपरेखा तैयार करना, शोध प्रारूप, तथ्य संग्रह एवं तथ्य विश्लेषण, आंकड़ों का संकलन, तथ्यों का संग्रह, फिर सातवां है परिकल्पना की जांच, आठवां सामान्यीकरण एवं व्याख्या, और नौवां है शोध प्रतिवेदन तैयार करना। तो ये था हमारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साहित्य में शोध की प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला है तुलनात्मक शोध प्रकृति, समाजशास्त्रीय शोध पद्धति, भाषा वैज्ञानिक शोध, मनोवैज्ञानिक शोध, अनुशासनात्मक शोध, आगमन शोध और निगमन शोध पद्धति। ये सब पद्धतियां हैं। और इसी के साथ आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का जो स्पेशल क्लास था आप लोगों को भूगोल का, वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग देख लेना, बहुत ही अच्छा इसमें जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और यहाँ से सभी पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं मुझे पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।